हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। हम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज तीसरा लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा सेल डायग्राम लिखते कैसे हैं, सेल नोटेशन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और 2-3 छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, टॉपिक होने वाला। जो प्रीवियस जो टॉपिक था सेकेंड लेक्चर का टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, उसी का यूज करके आज हम लोग कुछ इस पर सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सिंपली पहले समझ लो कि एक बात तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यहाँ अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हम लिखेंगे और उस पर प्रॉब्लम भी हम लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ एनोड है और इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, और यह कैथोड है, यह कैथोड है। हम लोग जानते हैं कि एनोड को और हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है, और कैथोड को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये सिंबल जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि यह सॉल्ट ब्रिज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह सॉल्ट ब्रिज है, ठीक। एक बात ध्यान रखना कि हमेशा एनोड पर जो होता है वो कैसा होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, एट एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन का नोटेशन भी हम लोगों को मालूम है। अगर हम लोग बात करेंगे कैथोड पर, तो एट कैथोड पर जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ की बात करेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना, जैसे कि देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या और इसी को हम लोग कहेंगे कि ईएमएफ। तो कैसे हम लोग निकालेंगे ईएमएफ, उसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो इसका दो फॉर्मूला होता है। एक ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है। हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ होगा, एनोड पर। तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना हम लोग पहले एनोड के लेंगे और फिर माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड, ठीक है, एट कैथोड। यहां पर ध्यान रखना। अगर हम इस फॉर्मूला को रिडक्शन के टर्म्स में लिखेंगे, रिडक्शन के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, इसको तुम ई में भी कह सकते हो। तो ई नॉट सेल, अब यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो हम लोग कैथोड का लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो किसका लेंगे, कैथोड का। ये प्रॉब्लम के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। माइनस फिर क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा थोड़ा हम लोग और समझते हैं कि इसको नोट में हम लोग इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। देखो कोई भी इलेक्ट्रोड पर मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का सेम होता है, साइन अपोजिट होता है, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रोड के लिए आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि पॉइंट नंबर 1 में द मैग्नीट्यूड ऑफ
magnitude of cell potential is same but opposite sign। ये पहला पॉइंट है कि साइन अपोजिट होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि फॉर Zn इलेक्ट्रोड, कोई इलेक्ट्रोड है, हम उसको जिंक मान रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर दे रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू, मान लो कि -0.76 वोल्ट दे रहा है, ठीक है ना। कितना दे रहा है Zn इलेक्ट्रोड के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रहा है, -0.76 वोल्ट दे रहा है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये जो होगा ना सिर्फ साइन बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। ये पहला पॉइंट है नोट का। दो पॉइंट बताएंगे उसमें समझो, सिंपल बात। एनोड कैथोड की बात करें, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, उसके लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ अगर फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला जो होगा, हमारे पास दो फार्मूला होगा, वो यूज होगा। ई नॉट सेल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब अगर प्रॉब्लम में ऑक्सीडेशन दिया होता हम लोग पहले इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर कैथोड वाले के लिए लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होगा, ई नॉट सेल जो होगा रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड के लिए, तो ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के लिए, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट जो इसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड सेल पोटेंशियल का अलग होता है, सेम होता है लेकिन उसका साइन बराबर होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन बराबर होगा। अब देखो कौन सा पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, अगर कभी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो वहाँ हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कौन सा पोटेंशियल कब और कहाँ कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको समझते हैं। तो ये देखो, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको समझ लो। जैसे देखो पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 2 में जो होगा इसका, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको हम लोग समझते हैं। पॉइंट 2 के लिए देखो, पॉइंट 2 में कह रहा है कि जैसे यह सॉल्ट ब्रिज है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह एनोड है और इसको हम लोग बोलते हैं कि यह कैथोड है। तो याद रखना कि एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है तो यहाँ हमेशा होगा हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इधर क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ गए बात को। या आप दूसरे केस में इसको कह सकते हो कि इधर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, तो इधर जो होगा वहाँ हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ गया। देखो अब हम बताते हैं, हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक। ये हमारा दूसरा पॉइंट है और ये सारा काम कर रहे हैं ये दोनों फार्मूला के यूज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे याद रखना कि एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो एनोड पर हमेशा हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा और वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कम होगा कैथोड पर। लेकिन बात रिडक्शन की करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वहाँ पर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जैसे मान लो कि दो हम कंपोनेंट्स लिख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक x कन्वर्ट हो रहा है x + 2, ये दिया हुआ है 0.75 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू है, और दूसरा मान लो कि y कन्वर्ट हो रहा है y2 प्लस में y कन्वर्ट हो रहा है y +2 कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका दे रहा है नेगेटिव वैल्यू 0.35 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें देखो गौर करना
कि अब सवाल यह है कि कौन सा जाएगा एनोड पर, तभी ना हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो समझो इसमें से कौन सा जा रहा है एनोड पर और कौन सा जा रहा है कैथोड पर। तो अब देखो यहाँ जो पोटेंशियल दिए हुआ है वो क्या दे रहा है कि 0 से कन्वर्ट हो रहा है किस में, +2 में, और उसका वैल्यू, और फिर यहाँ देखो 0 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें जो ज़्यादा पोटेंशियल वाला होगा वो जाएगा एनोड पर, मतलब एक्स इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज़्यादा है। एक्स इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.75 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू है, और वाई का कितना दिया हुआ है, तो 0.3। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल देता तो हम लोग रिडक्शन के लिए सोचते, लेकिन इस प्रॉब्लम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये कहाँ वर्क करेगा, एक्स वाला जो होगा वो वर्क करेगा एट एनोड। याद रखना यह कहाँ वर्क करेगा, एनोड पर। और दूसरा देखो यहाँ लोअर वैल्यू है लेकिन पोटेंशियल कैसा है, ऑक्सीडेशन, तो ये कहाँ वर्क करेगा, जहाँ कम होगा तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये वर्क करेगा एट कैथोड। ध्यान रखना ये हम लोगों का दूसरा पॉइंट था, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। एक पहला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड समान होगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उतना ही उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ माइनस अब किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। दूसरा पॉइंट हम आपको बताए हैं कि एनोड पर हमेशा हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, कैथोड पर लोअर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। सिमिलरली उसी तरह से देखो कि जैसे रिडक्शन की बात करेंगे तो एनोड पर क्या होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा और कैथोड पर हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पोटेंशियल के लिए देखो एक्स वाले पोटेंशियल के लिए जो वैल्यू दिए हुआ कितना है, 0.75 वोल्ट दिया हुआ, और वाई वाले के लिए दिया हुआ -0.35 वोल्ट दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे सबसे पहला काम कि जो पोटेंशियल दिए हुआ है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम में जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन है, क्योंकि 0 से +2 के केस में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ वाई के केस में भी 0 से +2 के केस में जा रहा है, तो ये यहाँ जो दे रहा है वैल्यू वो कितना है, -0.35। तो इसमें जो ज्यादा है वो एनोड पर जाएगा, जो कम है वो कैथोड पर जाएगा। तो यहाँ x कन्वर्ट इंटू x2+, इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो ये वर्क करेगा एनोड पर, और ये वाला वर्क करेगा y वाले जो है वो वर्क करेगा कैथोड पर। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करके हम लोग इसका प्रॉब्लम बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो चलो इसका तीसरा पॉइंट, इसको नोट कर लो। देखो तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन any electrochemical cell, loss of electron at loss of electron by anode, loss of electron by anode must be equal to gain of electrons, ठीक है ना, gain of electrons by cathode, ठीक है, by cathode। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एट एनोड पर अगर हम लेते हैं कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, यह कैसा रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 का। अगर हम बात करते हैं कैथोड के लिए तो एट कैथोड अगर यहाँ पर जो Ag है, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ठीक है। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 1, ठीक है। अब कैथोड पर कैसा होता है, तो रिडक्शन होता है, तो लिख लो रिडक्शन। समझ में आया बात। अब देखो अब यह कंप्लीट सेल रिएक्शन कब कहलाएगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन कब कहलाएगा, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तब।
तो ऐड कब करोगे, जब दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 2 से, कैथोड वाले के लिए, क्योंकि यहाँ कितना है, इलेक्ट्रॉन 1 का है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2Ag प्लस 2Ag प्लस कन्वर्ट हो जाएगा क्या, Zn 2 प्लस और प्लस 2Ag। ध्यान दो यहाँ अब लॉस और गेन दोनों बराबर है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कोई रिएक्शन इसका ईएमएफ बोलता तो इसको देखने के बाद पता चल रहा है ना कि जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो तुमको पता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा, एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर। अब जिस तरह का पोटेंशियल हमको देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इनोड सेल फॉर द हाफ रिएक्शन आर एज, जैसे 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ, हम यही पहले हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे हमारे पास दो हाफ सेल रिएक्शन दिए हुआ है, ठीक है ना, एक जिंक के लिए दिया हुआ, एक Fe के लिए दिया हुआ, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, यहाँ सॉल्यूशन बनाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। जैसे फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है ना, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला इसका होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा कैथोड पर, और माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एनोड के लिए वर्क करेंगे। अब इसमें से सेलेक्ट करना है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो जो फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है उस फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो वो कब लिखना, इस दोनों के पोटेंशियल को देखना कि कौन सा मेरा पोटेंशियल है। तो अब देखो यहाँ Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हम लोग कर रहे हैं। जैसे देखो जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस, ठीक है ना, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो हमारा पोटेंशियल दिए हुआ है ई नॉट वो कैसा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि 0 से +2 के केस में जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से +2 के केस में जा रहा है। तो यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है कैसा है, ऑक्सीडेशन है। तो मेरा जो वैल्यू दिया हुआ ई नॉट वो कैसा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। और दूसरा रिएक्शन देखो कि जैसे Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ भी दिया हुआ जो मेरा वैल्यू वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ पर कितना दिया हुआ, प्लस 0.41 प्लस 0.41 वोल्ट दिया हुआ है, 41 वोल्ट, 0.41 वोल्ट। अब देखो तो जब दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले। लेकिन अब यहाँ सोचने वाला बात यह है कि कौन सा एलिमेंट हमारा एनोड पर जाएगा, कौन सा एलिमेंट कैथोड पर जाएगा। अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन से हम लोग पता कर लेंगे, और रिएक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मैक्सिमम होगा वो एनोड पर जाएगा और जो मिनिमम होगा वो कैथोड पर जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में अगर हमारा रिएक्शन नहीं दिया रहता, जैसे यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्शन नहीं दिया रहता फिर भी हम लोग समझ रहे हैं कि कौन सा, जिंक वाला जाएगा एनोड पर और Fe वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पर। अब देखो तो हम लोग इसको हटा लेते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, हम लोग वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और मेरे जो रिएक्शन जो दिया हुआ है वो रिएक्शन यह है कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस और प्लस फिर Fe। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 0 हुआ। अब देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है,
ठीक है ना, -2 से 0 के केस में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक, तो हमको पता चल गया ना कि जिंक कहाँ वर्क करेगा, तो एनोड पर, और Fe कहाँ वर्क करेगा, तो कैथोड पर। तो फॉर्मूला जो होगा वो देखो, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एनोड वाला केस पर हम लोग पहले लेंगे, क्योंकि ये है एनोड पर, जिंक कहाँ जाएगा, एनोड पर, और कॉपर कहाँ जाएगा, कैथोड पर। ध्यान रखना। तो इसका देखो, इसका ई नॉट वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.76 वोल्ट माइनस, ठीक है, और फिर यहाँ इसका कितना दिया हुआ है, 0.41, दैट इज 0.76 माइनस 0.41। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.53 पॉजिटिव वैल्यू वोल्ट। यही हम लोग का आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको दो पॉइंट्स को कंसीडर करना है। पहला कि जो मेरा पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो ठीक, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं दिए हुआ है तब भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग देख लेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ज़्यादा वैल्यू जिसका होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वो एनोड पर जाएगा, कम वैल्यू जो होगा वो कैथोड पर जाएगा। अगर उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल दिए रहता प्रॉब्लम में तो जिसमें ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कैथोड पर जाएगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला लेते रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। अगर कभी कभी किसी केस में वैसा दे कि एक ऑक्सीडेशन दे रहा है दूसरा रिडक्शन, तो हम आपको बताए हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब सेल पोटेंशियल बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है। अगर मान लो यहाँ पर अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल देता -0.6, हम लोग पॉजिटिव कर देते। समझ गए। देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन देखो, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम लोग EMF कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। अभी हम लोग इसको बना लेते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दो एलिमेंट्स दिया हुआ है, दो एलिमेंट्स दिया हुआ है, कौन कौन, एक आयरन का दिया हुआ है और दूसरा टीन का दिया हुआ है, ठीक है ना, एसएन है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है -0.44 और दूसरा का दिया हुआ है -0.14, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि इसका EMF हम लोग कैसे निकालेंगे, इनवर्ट सेल कैसे निकालेंगे। देखो तो यहाँ जो प्रॉब्लम में दे रहा है ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन है Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe में, ठीक है। और इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है -0.44, ठीक है ना। और दूसरे के लिए देखो फिर Sn2+ कन्वर्ट हो रहा है Sn में, और इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, -0.14। समझ गए ना। ई नॉट इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ये दिए हुआ है। अब यहाँ चूंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल का। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल पहले वर्क करेगा कैथोड पर और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। समझ गए बात को। अब देखो यहां से क्या करोगे कि इस रिएक्शन को देखो, ये वाला जो हमारा गिवन रिएक्शन है वो कौन सा है, Fe2+ Sn कन्वर्ट हो रहा है Fe और प्लस Sn2+ में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखो तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ Sn का 0। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर Sn का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब ये हुआ, ये जो प्रॉब्लम है इसमें देखो, तो अब रिडक्शन, तो रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर। तो आयरन का वर्क जो होगा वो कहाँ होगा, कैथोड पर, और यहाँ Sn है तो Sn वाला जो वर्क करेगा वो करेगा एनोड पर, ठीक है। अब हमको दोनों पोटेंशियल गिवन है तो आसानी से हम लोग लिख लेंगे। अब देखो इस प्रॉब्लम में जैसे दिया हुआ है Fe के लिए, ठीक है, तो Fe का क्या हो जाएगा, एनोड के लिए, ठीक। और आयरन है कहाँ हमारा,
कैथोड के लिए और Fe है एनोड के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -0.44 और माइनस इंटू -0.14। समझ गए ना बात को। तो अब यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, -0.44 और माइनस माइनस प्लस 0.14। इसको सोल्व करेंगे तो -0.30 वोल्ट आएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में देख लेना कि जो पोटेंशियल दिए वो कैसा पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ। उसके बाद रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ वर्क कर रहा है। तो देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो जब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन वर्क कहाँ करेगा, कैथोड पर करेगा। उसके बाद देखो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो Sn कहाँ वर्क करेगा, एनोड पर। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैथोड लेंगे और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड लेंगे। ठीक है, समझ के बात को। जैसे कि हमारे पास दो तरह का एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किसको कहते हैं, इसको सिंबल में लिखेंगे कि यह OA है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए याद रखना कि यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। पहला पॉइंट ये नोट रखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है ना। अगर रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो रिड्यूसिंग के लिए याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब है कि इसको हम लोग RA से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें याद रखना कि यह इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट यह है कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, वैसे सब्सटेंस के पास कैपेसिटी होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर ले। समझ रहे ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके पास कैपेसिटी होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए ना बात को, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें 3 पॉइंट हम बता रहे हैं। पहला कि वैसे सब्सटेंस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी ज्यादा होगा उसके पास टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर ले। और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द सब्सटेंस उतना ज्यादा होगा, मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इस पॉइंट को सिंपल एक वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, भूल जाओ ऊपर वाले को, इसको भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना, ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, इसमें करा लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसके पास टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ट्रांसफर करे। समझ गए ना। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो अब यहां अगर हम लिखते हैं तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर
of substance, reducing power of substance, वह कैसे हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें सिंपली इतना ही याद रखना कि जिस सब्सटेंस के पास रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग पावर कहेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर के लिए वैसे सब्सटेंस जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और लोअर जब रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का क्षमता ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर करेगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। रिडक्शन पोटेंशियल कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। अब इस केस को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग के केस में समझते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट जो हम लिखे हैं वो हमारा है रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में, लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर के अगर ऑक्सीडेशन के टर्म्स में समझे और रिड्यूसिंग पावर को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में समझेंगे तो क्या होगा? देखो, ठीक इसके प्रोसेस को उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम। जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का टर्म्स में दे, हम इसीलिए ना बोले हैं कि तुम दोनों सेंस में क्यों याद रखोगे। जैसे अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर दे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे, हम सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे, वो अपने आप किस में आ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, और रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा दिए हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, जिसका वैल्यू दे दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर में रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ एक्स वाई जेड का लिख लेते हैं। गिवन रिड्यूसिंग पावर, एक्स का कितना दिया हुआ है? -2.87 वोल्ट, और सॉरी एक्स का नहीं है, यह जेड का है। तो पहले जेड का देखते हैं। एक्स का, एक्स इज इक्वल टू कितना है? 0.52, और y का कितना दिया हुआ? -2.87, और फिर z का कितना दिया हुआ? -0.44 वोल्ट में सब है, ठीक है। तब कह रहा है कि रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? y का, ठीक है ना। तो यहाँ रिड्यूसिंग पावर जो होगा, रिड्यूसिंग पावर वह क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा y का, और y के बाद देखो फिर किसका है? z का। तो इसके बाद हो जाएगा z, और z के बाद कौन सा हो जाएगा? x, क्योंकि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसी का है। तो मेरा जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? y इज ग्रेटर देन z, z इज ग्रेटर देन x, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हम इसको एक और नॉर्मल हम लोग जनरल इक्वेशन से समझते हैं। 4-5 एलिमेंट्स उसमें यूज करेंगे, उसमें दिखाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा और रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझ गए आप, ठीक। तो अब देखिए आगे नोट कर लीजिए। हम इसी के क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसको, ये क्वेश्चन को हटा दो। एग्जांपल, एग्जांपल में जैसे मान लो कह रहा है कि गिवन दैट
Zn कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस 2, इसके लिए ई नॉट दे रहा है कि प्लस 0.76 वोल्ट। दूसरा मान लो कि एफ ई कन्वर्ट हो रहा है एफ ई टू प्लस, इसके लिए ई नॉट वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है माइनस 0.34 वोल्ट। उसके बाद मान लो कि कॉपर सी यू टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ दे रहा है ई नॉट इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। और एक और हम लोग मान लेते हैं कि एम जी 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और इसके लिए ई नॉट जो दे रहा है वो दे रहा है माइनस 0.80 वोल्ट। और तब कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड रिड्यूसिंग पावर, फाइंड रिड्यूसिंग पावर। इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखो तो जो कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम लोगों को पता है कि रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर वह होता है इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन इस क्वेश्चन में जो दे रहा है वो कैसा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हमको सबको रिडक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन को बदल लेंगे, ठीक है ना, साइन का बदल लेंगे। तो Zn का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लेना था, कितना, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक, उसके बाद देखो एफ ई का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एफ ई इज इक्वल टू, इसमें माइनस है तो इसको क्या कर लेंगे प्लस 0.34 वोल्ट। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर सी यू, इसका दिया हुआ है प्लस में तो इसको माइनस कर लेंगे 0.34 वोल्ट में। और लास्ट है मैग्नीशियम का, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम कितना है, हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 0.80 वोल्ट। अब आ गया ना रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। आज जब रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम लोग जब साइन को अपोजिट कर लिए तो कॉन्सेप्ट हमको पता है कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, तो गौर से देखो सबसे छोटा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का किसका है, जिंक का, तो जिंक सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखो किसका है, कॉपर का, तो Cu का हो जाएगा। उसके बाद किसका है, तो Fe का, तो Fe। और सबसे कम किसका है बोलो, मैग्नीशियम का, तो ये हो जाएगा Mg। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। समझ में आया बात। तो रिडक्शन दे, ऑक्सीडेशन दे, हम लोग घबराएंगे नहीं, बिल्कुल एकदम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स आप रिडक्शन के टर्म्स में, ऑक्सीडेशन के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में आप प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, और रिड्यूसिंग पावर जो होता है वह डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इतना आप याद न रखे, डायरेक्ट यहाँ से आप क्वेश्चंस को विद इन मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अब तक का 2 टॉपिक इसमें पढ़े। एक कि ईएमएफ हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे,
उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग के पास है कि सेल नोटेशन और सेल डायग्राम, मतलब दिए गए केमिकल रिएक्शन से हम लोग डायग्राम कैसे लिखते हैं, और उसके बाद अगर डायग्राम दिया हुआ है तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या है कि सेल नोटेशन और सेल डायग्राम। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि कोई दो इलेक्ट्रोड हमारे पास है, ठीक से, एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स या वाई, वाई या जेड, या कोई भी हम लोग मान लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड को मान लेते हैं। तो क्या है कि मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर टू इलेक्ट्रोड्स, जैसे मान लो कि एम एन प्लस इक्वस कन्वर्ट हो रहा है एम सॉलिड में, और दूसरा है कि एन एन प्लस इक्वस, और ये कन्वर्ट हो रहा है, ये मेरा कन्वर्ट हो रहा है किस में, एन सॉलिड में। तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है। हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ एनोड होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, कैथोड होता है। समझ गए बात को। अब देखो जब लेफ्ट साइड में एनोड होता है तो ये बात जानते हैं कि यहाँ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और यहाँ लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। और थोड़ा देर इसको अगर हम दूसरे सेंस में लिखें तो क्या हो जाएगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, तो इधर क्या हो जाएगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों में से मान लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया ही हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो एन प्लस टू एन सॉलिड इज ग्रेटर देन द एन प्लस टू एम सॉलिड। अब देखो इसमें जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो जाएगा कहाँ, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो कहाँ चाहेगा वर्क करने, एनोड पर। समझ गए बात को। अब देखो यहाँ मतलब एन वाले टर्म्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है यह ज्यादा है, किससे, एम वाले से, तो यह कहाँ चला जाएगा, बोलो, ये जाएगा एट कैथोड, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और ये कहाँ जाएगा, एट एनोड, ठीक है ना। अब देखो तो अब दोनों का हाफ सेल हम लोग लिखेंगे, तो एनोड के लिए हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, तो एट एनोड देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, एट एनोड तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। अब बताओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू एम एन प्लस इक्वस और प्लस एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका नोटेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका अब नोटेशन जो क्या हो जाएगा, एम टू एम एन प्लस। समझ गए, ये हमारा नोटेशन होगा, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये सॉलिड है और यह कैसा है, इक्वस फॉर्म है। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि एट कैथोड, अगर हम कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो रिडक्शन पर कौन सा है, नाइट्रोजन वाला है, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, तो एन प्लस और प्लस एन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इसको इक्वस कहेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन सॉलिड, ठीक है ना। अब इसका जो नोटेशन हम लोग लिखेंगे तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, एन प्लस इक्वस और उसके बाद एन सॉलिड। देखो मेरे पास दोनों नोटेशन मिल चुका है, एक एनोड का भी और कैथोड का भी मिल चुका है और एनोड का। अब इसी दोनों हाफ सेल
ऑफ इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज की मदद से जोड़ देंगे। सॉल्ट ब्रिज का प्रॉपर्टीज में हम क्या बताए थे कि सॉल्ट ब्रिज एक वैसे ही नॉट इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल से बना होता है जो यू ट्यूब शेप इन्वर्टेड होता है और वो दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पोटेंशियल था वो दोनों मिल चुका है। देखो एनोड का पोटेंशियल यह है, कैथोड का पोटेंशियल यह है। तो अब इसी दोनों नोटेशन का हम यूज करेंगे और इस दोनों को सॉल्ट ब्रिज के मदद से हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, इसको नोट करके रख लेना, ये बहुत काम का चीज है। और उसी को हम लोग कहेंगे कि यह सेल नोटेशन है, कई बार बता दिए हैं। देखो तो अब सेल डायग्राम लिखोगे तो एनोड को लेफ्ट में लिखना, कैथोड को राइट में लिखना। ठीक, अब देखो तो क्या हो जाएगा, एम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है एम एन प्लस इक्वस, और फिर एन सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है एन इक्वस था, एन एन प्लस इक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है एन सॉलिड में। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं यह सेल डायग्राम है। ठीक है ना, इसको कहते हैं सेल डायग्राम। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो कि सेल नोटेशन है। समझ गए बात को। अब देखो कि करना क्या है, इससे क्वेश्चंस किस तरह से हमसे पूछ सकता है। तो इसके दो तरीका है, पूछ सकता है कि कभी केमिकल रिएक्शन देगा तो वहां से आपको बोलेगा कि सेल नोटेशन लिखिए, या सेल नोटेशन पूछेगा तो आपको कहेगा कि आप उसको सेल डायग्राम लिखिए। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, आपसे रिएक्शन पूछेगा तो डायग्राम लिख दीजिए, डायग्राम पूछेगा तो रिएक्शन लिख दीजिए। ठीक है, और हर केस में अगर डायग्राम से अगर मान लो कि वो प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि आप रिएक्शन लिखिए तो आप बैलेंस करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग भी कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं कि सेल रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो उससे हम सेल डायग्राम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन है कह रहा है कि राइट सेल डायग्राम ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। दिए गए केमिकल रिएक्शन का डायग्राम क्या होगा, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस CuSO4 कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है कि Zn प्लस H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 और प्लस H2। तीसरा जो हमारे पास सी नंबर जो ऑप्शन है, सी नंबर, उसको देखो, सी नंबर में कह रहा है कि Cr2O7 2 माइनस और प्लस यहाँ C2O4 2 माइनस प्लस एसिडिक मीडियम है तो H प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो ये हमारे पास 3 प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तीनों को हमको डायग्राम लिखना है। ठीक है ना, तो सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका डायग्राम लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी हम लोग लिखेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस का हम लोग पहले से जानते हैं कि जब टेम्परेचर को 25 डिग्री रखेंगे, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रखेंगे तो आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं 1 बाई 1, ध्यान से समझो। जैसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास दिया हुआ है कि Zn प्लस CuSO4 कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 और प्लस Cu। ठीक है, हाँ, तो अब देखो इसमें डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका +2 और इसका 0। लेक्चर 1 में ही हम बता चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे। अब देखो यहाँ जिंक है, तो जिंक का क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ वर्क करेगा, तो याद रखना एट एनोड। ठीक है, अब इसका नोटेशन जो लिखेंगे, नोटेशन वो कैसा हो जाएगा बताओ। नोटेशन के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा Zn2ZnSO4। यहाँ अगर एग्जाम में Zn से हटा के ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिख दे +2 तो कोई घबराने वाला बात नहीं है। और फिर इसके लिए देखो, कॉपर में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। और घटने वाला केस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। और जब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के लिए नोटेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ अगर हम लोग नोटेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा CuSO4 और कन्वर्ट हो जाएगा Cu। अब इसी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेल डायग्राम हो जाएगा। जैसे देखो ZnSO4 और सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा CuSO4 और Cu। यही हमारा हो जाएगा पहला का आंसर। अगर इसको हमको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखने को बोलेगा कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर बात हम लोगों को स्टैंडर्ड कंडीशंस के करे तो कुछ नहीं करना है। अब चूंकि यहाँ पर सब के सब मेटल है ना, और जब मेटल है तो हम सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो Zn और ZnSO4 क्या हो जाएगा 1 मोल पर लीटर, और सॉल्ट ब्रिज ऐड कर लेंगे और फिर लिख लेंगे CuSO4 और इसका कितना था 1 मोल पर लीटर और Cu। ठीक है ना, तो ये मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था। हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एनोड और कैथोड का नोटेशन लिख लेंगे। जैसे हम लिखे हैं, देखो एनोड के लिए यहाँ नोटेशन, कैथोड के लिए यहाँ, और दोनों को जोड़ देंगे किसके मदद से, सॉल्ट ब्रिज के मदद से। और जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर बोले तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वस फॉर्म में होगा उसको 1 मोल पर लीटर ले लेंगे। अगर गैस इन्वॉल्व होगा तो हम लोग वहां पर प्रेशर का भी इस्तेमाल करेंगे, कितना, तो 1 atm। ठीक है, तो आइए इसका अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला तो हो गया, दूसरे नंबर के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट नंबर 2 का सॉल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, देखो पॉइंट नंबर 2 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस H2SO4 है, Zn प्लस H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 और प्लस H2। देखो इसमें गैस इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ प्रेशर का वर्क हम लोग करेंगे। ठीक है ना, अब देखो तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 0, यहाँ +2, यहाँ भी कितना हो रहा है हाइड्रोजन का, तो +1। अब देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने को ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसमें याद रखना कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा, तो एट एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन वाले टर्म्स को लेंगे। तो कौन सा है, तो जिंक। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 में, तो क्या हो जाएगा ZnSO4। और दूसरा देखो एट कैथोड, तो कैथोड के लिए जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो कैथोड के लिए देखो H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है H2 में, तो क्या हो जाएगा H2SO4 कन्वर्टेड इनटू H2। गौर करो यहाँ पर यह गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस के लिए हम क्या बोले थे, कोई ना कोई एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, तो हम इस पर क्या करेंगे, प्लेटिनम का यूज़ किए हैं। तो कैथोड में प्लेटिनम किधर ऐड करते हैं, राइट साइड में। अगर एनोड की तरफ भी गैस मॉलिक्यूल्स रहता तो एनोड में प्लेटिनम किधर लेते हैं, लेफ्ट साइड में। अब इसका हम लोग सेल डायग्राम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 और सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद H2SO4 टू H2, और ये हमारा प्लेटिनम इसके साथ में रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस या स्टेट, तो देखो तो Zn टू ZnSO4 क्या करोगे, 1 मोल पर लीटर ले लेना, 1 मोल पर लीटर। ठीक है ना,
और फिर सॉल्ट ब्रिज इंक्लूड करना, और H2SO4 है तो ये भी इक्वस फॉर्म में है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 1 मोल पर लीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद H2 गैस है, तो यहाँ ध्यान रखना कि 1 ATM रहना चाहिए, और सबसे लास्ट में हम लोग प्लेटिनम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा यह किस कंडीशंस पर होगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था हम लोग का, दूसरा हो गया। अब बात हम लोग करते हैं कि तीसरा हम लोग कैसे करेंगे, जब कोई मीडियम एसिडिक हो तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। समझ गए बात को, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको तीसरा प्रॉब्लम ही बनाना है। तो देखो नोट कर लेना है इसको। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है Cr2O72 माइनस Cr2O72 माइनस और प्लस C2O42 माइनस C2O42 माइनस और प्लस H प्लस, कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस और प्लस CO2 में। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। आपको पता है ना ऑक्सीजन का -2 होता है, मल्टीप्लाई करके लिख दो, पॉजिटिव वैल्यू 4 हो जाएगा। और किसी एटम पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन है। 4 दूना 8, 2 घात 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, +3। और यहाँ पर 7 टू जा 14, 14 से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आया 12, 12 से 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा +6। अब इसमें सेलेक्ट करो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो क्या हो जाएगा, घट रहा है तो ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो जाएगा, माफ़ करना रिडक्शन हो जाएगा। क्रोमियम का घट रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और देखो कार्बन मॉलिक्यूल्स का बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दोनों का नोटेशन लिख लो। तो नोटेशन का लिखने का तरीका, नोटेशन एनोड के लिए, एनोड के लिए नोटेशन जो होगा वो कौन हो जाएगा, C2O4 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ठीक है ना। C2O4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, ठीक है। उसके बाद देखो एट नोटेशन जो होगा, अब हम लोग जो लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, कैथोड के लिए। तो कैथोड पर नोटेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा कि Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि क्या हो जाएगा कि इसको जोड़ लो, तो C2O4 2 माइनस और ये हो जाएगा CO2, और फिर सॉल्ट ब्रिज यूज करना और हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस और Cr3 प्लस। ध्यान दो एसिडिक मीडियम है तो इसी प्रोसेस में थोड़ा सा कर लेना इसमें एक काम कि जैसे C2O4 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है CO2 और इसी में कॉमा देकर लिख देना H प्लस, जो रिप्रेजेंट करेगा एसिडिक मीडियम को, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो रिएक्शन और हाफ सेल दिया रहेगा तो उसे हम लोग EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। EMF के बाद हम लोग जो चर्चा किए थे कि किसी सब्सटेंस का स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। उसके बाद जो हम लोग पढ़े कि सेल नोटेशन और सेल डायग्राम कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी मज़ा आया होगा आपका। उसके बाद जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 4 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है कि किसी भी सेल का वर्क डन गिव्स एनर्जी और उसका सेल पोटेंशियल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, ठीक है। उसमें हम लोग वर्क डन गिव्स एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।